नमस्कार। सवाल तो बनता है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के लड़ाई तेज हो गई है और सभी दल अपने अपने धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतारने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सीएम योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी रही है। लेकिन इस नामांकन के दौरान बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी देखने को मिला है। अब सीएम योगी ने नामांकन के दौरान अपने 4 प्रस्तावकों को रखा। इन प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग शामिल थे। अब इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे आखिर बीजेपी क्या सियासी संदेश देखना चाहती है, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि खेल का मैदान कोई भी हो, जहां बाजी वही मारता है जो रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाता है। और अगर मैदान राजनीति का हो तो इसे जीतने के लिए दांव भी अलग अलग लगाए जाते हैं। सियासी पिच पर सुनामी लाने के लिए राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ख्याल रखा जाता है। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। गोरखपुर की सियासी पिच पर तैयार किए गए इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को पुरजोर तरीके से अजय बढ़त दिलाने की कोशिश हो रही है। हम आपको बीजेपी के इस सोशल इंजीनियरिंग को विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले गोरखपुर सदर सीट के इस सियासी समीकरण को समझ लीजिए। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.50 लाख वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा 95,000 कायस्थ वोटर भी हैं। 55,000 ब्राह्मण, 50,000 मुस्लिम, 25,000 क्षेत्रीय वोटर हैं। 45,000 वैश्य, 25,000 निषाद, 25,000 यादव और 20,000 दलित वोटर भी हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सीट पर जातीय गणित को देखकर ही उम्मीदवार को मैदान में उतारता है, लेकिन ये तर्क योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को किसी भी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात क्यों कर रहे हैं। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। सीएम योगी के नामांकन के दौरान 4 प्रस्तावक मौजूद थे। इन प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग शामिल थे। सीएम योगी के नामांकन के 4 प्रस्तावकों में सुरेंद्र कुमार अग्रवाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं। मंकेश्वर नाथ पांडे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज के प्रबंधक हैं। विश्वनाथ प्रसाद रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। जबकि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं।
कांटे की टक्कर है। गोरखपुर की अगर सदर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री को जो है उन्हें चैलेंज किया है और उसी सीट से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मानना है आपका? सर, हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर जी को यहाँ कोई बहुत जानने वाले लोग नहीं हैं और उनका कोई भी महाराज जी के सामने कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में यहाँ की सारी सीट महाराज जी जीत रहे हैं, भाजपा जीतेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि गोरखपुर अगर सदर सीट की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर जो है आजाद ने ताल ठोकी है, किस तरह का दिलचस्प होने वाला है गोरखपुर का चुनाव? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का उपनाम जो है रावण है और रावण का वध राम के ही हाथों होना है, ये निश्चित है और इसीलिए वो अपना वध करवाने ही आए हैं और कोई ऐसा कोई और एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो 100-200 वोट भी पा जाए वो भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए राजनीति में। अब इन प्रस्तावकों के बाद अब जरा आप गोरखपुर के सियासी समीकरण देखें तो समझ में आता है कि गोरखपुर सदर सीट पर सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। इसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में हैं और अपने नामांकन में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य को प्रस्तावक बनाकर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि इस फार्मूले को एक बड़े कैनवास में उतारने की कोशिश भी की है। इन सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही बीजेपी को 2014, 2017, 2019 में यूपी में विजय पताका लहराने का मौका मिला था और इस सोशल इंजीनियरिंग को जमीन पर उतारा था। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इन प्रस्तावकों के जरिए बीजेपी की कोशिश ये बताने की है कि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के भी प्रस्तावक हर वर्ग से होते हैं और इसी फार्मूले को हिट कर बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल को अभेद्य किला बनाने की है। गोरखपुर से संवाददाता सुशील और उर्वशी के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वो है सोशल इंजीनियरिंग और ये सोशल इंजीनियरिंग आप जमीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से उतारने की जो कोशिश है वो सभी पार्टियों की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियां इनको साधने की कोशिश करती हैं। ये बात अलग है कि बात हमेशा ये कही जाती है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव है, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसलिए आज हम भी सोशल इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इंपैक्ट किस तरीके का पड़ेगा और जो पार्टियां अलग अलग अपने दावे कर रही हैं उससे जनता का जो कनेक्शन है वो कैसे हो पाएगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपके साथ करवाते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिरुद्ध सिंह जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया है, लेकिन उस नामांकन को दाखिल करने के जो 4 प्रस्तावक हैं वो हम लोगों को बड़े स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है इसका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहला रिएक्शन चाहता हूं आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक उद्देश्य रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी हमेशा, मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी हमेशा कहते थे सबका साथ सबका विकास। उसमें कोई भी व्यक्ति, ये जब पार्टी के हमारे पुरोधा हैं आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, सबका यही कहना है कि अंत्योदय तक, अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास करना। तो ये दर्शाता है यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों को एक साथ लेके चलना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष जाति, विशेष वर्ग, विशेष को लेके नहीं चलती है। क्योंकि जैसे क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर इनको लेके चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास
अंत्योदय की योजना को लेके आगे बढ़ी है। और आज के नामांकन में यशस्वी योगी जी के यही दर्शाता है कि वो हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों को समान अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। और जो 5 साल उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, सब सर्वधर्म संभाव हुआ है, और वही आगे 5 साल और आगे बढ़ के इनको करने का जनता मौका देगी। कीर्तिनिधि पांडे जी, जो बात अभी यहाँ पर अब कही गई खासतौर से अनिरुद्ध सिंह जी के द्वारा, या फिर जब प्रस्तावक आप देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, ये जो सोशल इंजीनियरिंग को बनाने की कोशिश या इसको जो साधने की कोशिश है, उस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। आयुष जी, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात आप कर रहे हैं, आपको याद नहीं होगा या सिंह साहब को नहीं याद है, मैं आपको स्मरण करा दूं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी 2017 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। और आज वही चीज दिखता है कि एक पिछड़े मुख्यमंत्री के घर खाली करने पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना घर धुलवाया गंगा जल से, आज भी सोशल इंजीनियरिंग में दिखा कि एक भी पिछड़ा प्रस्तावक उनके या समर्थक उनके साथ नहीं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन पिछड़ों का, जिन दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने मार लिया, 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति में जिन पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिला, जिन दलितों का आरक्षण नहीं मिला, शिकायत के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इन पिछड़ों का आरक्षण दे दीजिए, इनको आपने नहीं दिया है नियुक्ति में। उन पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिला, और तो विद्यार्थी जब न्याय मांगने गया तो लाठी। आज भी दिखा कि पिछड़ों से कितनी एलर्जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। वैश्य दिखा, ब्राह्मण दिखा, कायस्थ दिखा, दलित को भी मैनेज किया, लेकिन एक भी पिछड़ा प्रस्तावक समर्थक उनके साथ नहीं खड़ा। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है पिछड़ों से कितनी एलर्जी है। पिछड़ों का आरक्षण भी खा गए सरकार में, और पिछड़ा प्रस्ताव में यही पिछड़े और दलित जिनका आरक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, नहीं दिया, जिनका आरक्षण मारा इन लोगों ने, वही लोग इनसे सत्ता छीनने का काम करेंगे और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने जो बात कही उसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भी मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं। अनिरुद्ध जी, जो बात अभी यहां पर कही गई है, एक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, जो बात यहां पर लगातार हो रही है, एक तो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी हमको नजर आता है, और दूसरा महत्वपूर्ण ये है, चूंकि ये बात अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब जो इसमें हमको पिछड़ा वर्ग है वो कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उनको प्रस्तावक ना बनाया जा रहा, मतलब उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग है वो सफल नहीं होने वाली है। एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए, काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब इस समय ये सोशल इंजीनियरिंग या कुछ भी ले आए, उसका कोई जनता पे उसका नतीजा तो आ नहीं रहा है। जनता को इनके जो सोशल इंजीनियरिंग लेकर आए हैं, जो भी इनके लोग हैं, ये तो इस तरह से हैं जैसे एक फिल्म थी हमारा अकबर एंथनी। ये कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं क्या वहां पर? इनके पास अपना कोई आदमी, ये अगर वहां से अच्छे लोगों को लेकर आते, इन लोगों को जानते भी नहीं है हम लोग, ये किनको अपने प्रस्तावक बनाकर लाए हैं। कायदा क्या है? कायदा ये है, अगर ये लोग सचमुच में जनता के लिए काम करते तो अब इन छोटी छोटी चीजों में सोशल इंजीनियरिंग ना ढूंढते। इन्होंने क्या करा है? 5 साल लूटा है जनता को। ब्राह्मणों के 125 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं इनकी सरकार में। 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं मंदिर की, आश्रम की, मठों की जमीन कब्जाने के लिए बाबा की सरकार में हुई है। लोगों ने गंगा में लाशें बहती हुई देखी हैं। गंगा किनारे, गंगा के खादर में लाशें दबा दी गई। कहां गया इनका सोशल इंजीनियरिंग उस समय? 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का बेचा इन लोगों ने। इन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में 3 रुपए की बिजली देने का वादा किया था। 7.5 रुपए की बिजली देकर 5 साल लूटा जनता को। इसी तरह खाद की चोरी करी, 5 किलो यूरिया ये कट्टे से चोरी कर रहे हैं। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का मिलता है। वहां कहां गई सोशल इंजीनियरिंग इन लोगों की? आज आम आदमी परेशान है महंगाई से, और नौजवान परेशान है रोजगार से। ये अगर रोजगार दे देते तो इनको आज सोशल इंजीनियरिंग ये जो चीज लेकर आ रहे हैं, इसकी जरूरत ना पड़ती। कभी 80 बनाम 20 की बात करते हैं, कभी अली बाहुबली बजरंगबली की बात करते हैं, कभी कैराना में पर्चे बांटते हैं, कभी कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा। इन्हें मजबूरी में हिंदू मुसलमान करके देख लिया, वो फिट नहीं बैठ रहा। जाट वर्सेस इन्होंने बाकी लोगों को करने की कोशिश करी, वो फिट नहीं बैठ रहा।
तो छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह फ्लॉप होते जा रहे हैं। इनकी सरकार जानी अब तय है। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। आयुष जी, आपने जब डिबेट ओपन किया तो आपने चर्चा बड़ी समरसता के साथ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे दोनों मित्र समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों जाति और धर्म पे चले गए। मैं सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के मित्र की बात कर रहा हूं। मित्र, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 70 साल तक आप खूब बोले हैं। समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री दिए हैं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। और इन्होंने पिछड़ा वर्ग के नाम पे क्या किया, पहले तो इन्होंने मुस्लिम और यादवों को जोड़ने की बात की। यादवों को जब सत्ता मिली तो केवल एक परिवार के व्यक्ति को, इन्होंने यादवों में भी किसी यादव को नहीं समझा कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके, नहीं बनाए। और इन्होंने किस बात की विकास की बात की, इन्होंने गाजियाबाद से गाजीपुर को, यूपी को भूल गए थे। ये उत्तर प्रदेश का मतलब सफाई को समझते थे। और पिछड़ा आयोग किसने बनाया? अरे साहब, आप भी तो केंद्र में सत्ता में थे, 10 साल मलाई खूब आप खा रहे थे, आपने क्यों नहीं पिछड़ा आयोग बना दिया था? उसके बाद आते हैं कि मित्र हमारे कांग्रेस के बोल रहे हैं कि हिंदुओं के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को किसने फर्जी मुकदमे में कब फंसाया था, आपको पता है। आपने क्या है कि आपके साथ में याकूब मेनन के मरने पे आप जनाजे पे रोते, सुनते जाइए, आपको सुनते जाइए, आपको बता रहा हूं मैं। आप दलितों के साथ क्या किए, आपने किसके साथ क्या किया? आपने क्यों नहीं मीरा कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया, उनके पिताजी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया, वो प्रधानमंत्री बना के बैठे आपने रहे? आडवाणी जी को क्यों नहीं बना दिया? आपने किसी जाति धर्म संप्रदाय सबके साथ किया। आप एक बार चलिए त्यागी जी, देखिए भाई सुन लीजिए, त्यागी जी सुनिए भाई, सुनिए पहले सुनिए। हाँ, आप रोना रोते हैं। आप ना विकास की बात, 70 साल आपने विकास की बात, आपके विधायक कह रहे थे साहब यहाँ पे विकास, आप इतने सालों से सरकार में रहे हैं, इतनी जगहों पर एक डेवलपमेंट मॉडल आप प्रस्तुत नहीं कर पाए। अमेठी से छोड़कर वायनाड तक जाना पड़ गया, वहां पे मैं आपको गिना दूं कि आप इतने साल तक सरकारों में रहने के बाद एक रेलवे स्टेशन, उस पर आप महिलाओं के शौचालय तक नहीं बनवा पाए थे। आप विकास की बात करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फेल हो चुके हैं विकास में। आपने जातीय हिंसा जितनी ज्यादा कांग्रेस की सरकार में कभी बता दीजिए हुई। 1984 का दंगा, 1984 का दंगा देखिए, चाहे आप देश का विभाजन देखिए, कहीं भी आप देखिए, आसाम के अंदर आप देखिए नरसंहार देखिए, कहीं भी आप देखिए, केरल के अंदर देखिए, आप कहीं भी देखिए, वायनाड का विकास करके दिखाए ना राहुल भैया। इस तरह से देश को दो टुकड़े में बांटने, नेहरू भी वही बांटे थे, और राहुल गांधी जी देश को दो हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। इसके बारे में भी बताइए। चलिए त्यागी जी, देखिए आप अगर सुनेंगे नहीं, त्यागी जी, अभिमन्यु जी, देखिए अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपके बीच में भी लोग बोलेंगे, आपकी बात भी नहीं आ पाएगी। अभिमन्यु त्यागी जी, देखिए मैं पूरा समय दे रहा हूं भाई, इसीलिए मैं पूरा समय दे रहा हूं। आपने अपनी बात को कंप्लीट किया, किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन त्यागी जी सुनिए भाई, देखिए थोड़ा सुनना सीखिए, सुनिए पहले, मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा आप। अनिरुद्ध जी कंप्लीट करें। जी देखिए, कांग्रेस के साथ आयुष जी सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष के साथ है, वो सुनना समझना नहीं चाहते हैं, और वो सुनते ना समझते हुए आज उनकी हालत यहां तक पहुंच गई। अगर ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा आयोग क्यों नहीं इन्होंने बना दिया? इन्होंने मीरा कुमार या उनके पिताजी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? ये एक क्रिश्चियन को मुख्यमंत्री बनाते हैं, दलित के नाम पे उसका ठीकड़ा करते हैं, सब जगह बाजा बजाते हैं। ये हिंदुओं की बात करते हैं, आप उठा के देखिए जगत गुरु हर जगह पे आपने, अगर आप फेल हुए हैं, आप डेवलपमेंट के, कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठा के, ठीक है चलिए अब इसका जवाब मैं लूंगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, पहले कीर्तिनिधि पांडे जी, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ में चल रही है, आप एक उठा के एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, ठीक है चलिए, आपने आरोप लगा दिया ना, अब उसका जवाब देने के लिए हैं यहाँ पर कीर्तिनिधि पांडे जी, पहले आप। देखिए, ये जो सिंह साहब लगातार उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मैंने एक सीधा सवाल पूछा इनसे कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों खा गई? उनको उनका हक क्यों नहीं मिला? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों लिखना पड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि इनका हक दे दिया जाए? और जो बात इस सैफई की कर रहे हैं, मैं लखनऊ से शुरू करता हूं। अगर हमने इकाना स्टेडियम बनाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दूसरा स्टेडियम बना क्या इस 5 साल में? अगर हमने जेपीएनआईसी बनाया, कोई दूसरा जेपीएनआईसी के टक्कर के बिल्डिंग और सारी सुविधाओं से लेस कोई बिल्डिंग बनी क्या? अगर हमने लखनऊ के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया तो कोई दूसरा कैंसर इंस्टीट्यूट बना क्या? अगर हमने लखनऊ के अंदर मेट्रो बनाया और कानपुर के अंदर शिलान्यास किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं चला पाए? मैं अगर आलमबाग में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बनाए, एक नजीर पेश किया तो दूसरा क्यों नहीं बना? हमने 108 एम्बुलेंस शुरू किया, डायल 100 शुरू किया, 1090 की योजना शुरू किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी विकास की बात क्यों नहीं करती? और जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही, बहुत ही महंगाई की बात, अब की बार भाजपा सरकार कहां गया महंगाई? 400 का सिलेंडर 1000, 80 रुपए के कड़ू का तेल 200 रुपए, 65 रुपए का डीजल 95 रुपया, 65 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया। ये लगातार महंगाई बढ़ी है,
लगातार महंगाई बढ़ी है। लोग क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करेगा, और हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति की हालत ये कर दिया कि हवाई अड्डे तो सब बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, और हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता। इस हालत में भारतीय जनता पार्टी ने देश को ला करके खड़ा कर दिया है। बेरोजगारों का हाल क्या है? वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट के विद्यार्थियों जिनका आरक्षण मारा गया, वो विद्यार्थियों, जो ड्राइवर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर जो बड़े संकट के काल में, कोरोना काल में जो लोगों की मदद कर रहे थे, परिवार जिसके साथ में खड़ा था उसकी लाशें ढो रहे थे लगातार, उन ड्राइवरों को इस सरकार ने निकाल दिया। वो भी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। उन नौजवानों का कोई हाल चाल लेने वाला नहीं। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग इनकी कुछ काम करने वाली नहीं है, और आपने इतने मुद्दे गिनाए कि इनकी विफलता इतनी ज्यादा है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि जनता ने तो परिवर्तन का मन बनाया है, फिर आपको सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? वेस्ट में हम देखते हैं कि आप चले गए जयंत चौधरी जी के साथ, पूर्वांचल में हम देखते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ, महान दल, अपना दल, कृष्णा पटेल, इन सब के साथ फिर गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो जनता आपको बड़े आराम से चुनेगी। आयुष जी, मैंने कहा था, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम छोटे छोटे दल जो उनका गठबंधन करेंगे, और उसी गठबंधन ओम प्रकाश राजभर तो इन्हीं के साथ थे। क्यों छोड़ दिया इनको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात ठीक है, लेकिन मैं यही तो समझना चाह रहा हूं ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो कि प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रही है। आप तो अपने दम पर भी जा सकते थे इनकी विफलताओं को लेकर के। साथ में अगर आप सोशल इंजीनियरिंग जोड़ रहे हैं, वेस्ट में अगर आप जयंत चौधरी को ला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो बात कह रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत तो है ना, आवश्यकता तो है सभी पार्टी। हम तो सोशल इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि किसानों को उनका हक मिल सके, किसानों को पेंशन और बीमा दिया जा सके, किसानों को सिंचाई मुफ्त किया जा सके, किसानों को 300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त मिल सके, समाजवादी किराना स्टोर और समाजवादी कैंटीन खुल सके जिससे गरीबों को भोजन मिल सके। हम तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो सके। हम तो चाहते हैं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल सके, मलाई खा सकें ये लोग। ठीक है, अब ठीक है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग आपको लगता है कि जनता भरोसा नहीं करेगी, लेकिन आप समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं तो जनता आपके साथ जुड़ जाएगी। चलिए ठीक है, यही तो बात है ना, इसलिए तो मैंने कहा कि आप कहें चाहे जो, लेकिन जरूरत सबको है। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। ठीक है सर, ठीक है, वो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो सब रखेंगे ना। देखिए, आप अपना अच्छा बताएंगे, वो अपना अच्छा बताएंगे, जनता पर छोड़िए, जनता पे छोड़िए। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। सवाल डॉक्टर रमेश ठाकुर जी मेरा आपका यही है, चूंकि 17 के अंदर या 19 के अंदर हम लोगों ने जो सोशल इंजीनियरिंग देखी, आज चर्चा इसलिए है चूंकि आज मुख्यमंत्री के जो 4 प्रस्तावक हमको दिखते हैं, कम से कम उस सीट के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक संदेश देने की तो कोशिश है। क्या सोशल इंजीनियरिंग इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बना रही है, आपको लग रहा है कि उसमें वो कामयाब हो पाएगी? देखिए आयुष जी, इसमें कुछ बुनियादी ऐसे सवाल हैं जो पर्दे के पीछे, जिसको हमें खोजने की जरूरत है। चुनाव जब दहलीज पे आ गए, पहले चरण का चुनाव है, तो ये भाजपा को ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2017 में इन चीजों से भाजपा बहुत बहुत दूर तक थी। भाजपा ने 2017 में ये सोचा था कि हम जातिवादी का जो मकड़ जाल जो यूपी के अंदर फैला हुआ है उसको हम तोड़ेंगे। मुझे लग रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सफल हुई थी। सोशल इंजीनियरिंग की जहां तक बात करते हो, ये जो चीजें हैं मुझे लग रहा है 2007 से उठी थी और 2012 आते आते वो चीजें खत्म हो गई थी, जब बसपा की सरकार चली जाती है। बसपा सरकार आने के बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो 3 चुनाव जो बीते हैं, 2007 का, 12 का और 17 का, इनके तीनों के जो आव भाव हैं, जो रुख हैं, वो अलग है। लेकिन अगर आप देखो, धरातल के जो मुद्दे होने चाहिए, बुनियादी जो मुद्दे होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर हुए हैं, खत्म हुए हैं। जो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा जो समाजवादी पार्टी के समय थी, निरस्त होती थी, पर्चा लीक होती थी, कमोबेश स्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के समय भी है। रमेश ठाकुर साहब बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार में कितने परीक्षा निरस्त हुई? बहुत सारी परीक्षा निरस्त हुई थी। उसमें
सारे बिंदुवार तरीके से आपको बता देंगे। हाँ, बताइए, और दरोगा जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जब बाद में आया उसको निरस्त कर दिया गया। उसकी हेयरिंग अब भी चल रही है आपके सरकार के समय इलाहाबाद में। उसके बाद में जब उसको अलाउ करा था उसको निरस्त कर दिया गया। ये सारी चीजें एक चीजें नहीं है, कई सारी चीजें हैं। नहीं, एक से काम नहीं चल रहा। पांडे जी यादव को आपने बिठा ही रखा था कि एक पर्टिकुलर लोगों को ही भरे। आपने बिठाया। पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से कर रही है कि आप वो लोग हैं जो पिछड़े मुख्यमंत्री के घर खाली करने पे गंगा जल से गल दूधवाते हैं। ये मानसिकता आप बता दीजिए पिछड़ा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भारत के अंदर किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आप पिछड़े आप यादवों के वोट लेते हैं और यादवों में सबसे ज्यादा अगर आपने किया तो आप परिवारवाद बनाते हैं। मुलायम सिंह अखिलेश यादव के अलावा कोई और यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, अब आप लोग रमेश ठाकुर जी की बात को पहले कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी और अनिरुद्ध जी, ठीक है, दोनों लोग शांत हो। पहले एक सेकंड, दोनों लोग ठीक है। देखिए मैंने समय रमेश ठाकुर जी को दिया है। पहले रमेश ठाकुर जी। देखिए मुझे लग रहा मैं वहीं पे आना चाह रहा था जहां पे अभी हमारे मित्र पांडे जी जो बीच में इंटरप्ट करे, मैं वहीं पे आना चाह रहा था। हमें बदलाव करना था, हमें ये चीजों को दूर करना था। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जो सपा ने करा, जो बसपा ने, वो हम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा वो सारी चीजें आज भी हो रही हैं। जब आपने कहा कि हम नौकरियां देंगे, परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराएंगे, मुझे लग रहा है इस पे सरकार खरी नहीं उतर पाई है। ये ऐसे मुद्दे हैं, मैं महंगाई अब रोजगार पे भी नहीं आ रहा हूं, ये दो एक ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में, चाहे उनके बड़े नेता हो कोई भी हो, उसको छू नहीं रहे, टच नहीं कर रहे हैं। जब आंकड़ों की जब बात आ जाएगी तो जब आप तुलना करते हो समाजवादी पार्टी की सरकार से तो कहीं काफी आपको फर्क आपको दिखाई देगा। गन्ना का जिस तरीके से किसान पिछले उस समय भी परेशान था, अब भी परेशान था। लखीमपुर में बजाज जो एक शुगर फैक्ट्री जो कंपनी काम करती है, तो उन्होंने पैसा अभी इसको जारी करा। तो मुझे लग रहा है ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौजूदा समय का जो चुनाव हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, वो किस पे भारतीय जनता पार्टी किस बेस पे लड़ना चाह रही है। 2017 को आपने कहा था कि ये मंदिर बनवाएंगे, चलो मंदिर चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बने या किसी तरीके से फैसला आया, तो उस समय अगर मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी के हमारे मित्र बैठेंगे, हम इनसे पूछे क्या 2017 में आपने मंदिर के नाम से जो वोट लिया था, अब आप ये कहोगे नहीं हम मंदिर के नाम से वोट लिया, मंदिर तो हमने बनवा दिया। लेकिन अब 2022 का जो चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी बताने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से असफल है कि इस बार का चुनाव विकास पे होगा, मंदिर पे होगा, किन चीजों पे होगा। क्योंकि अब ये जब बातें जब पूछी जा रही हैं, क्योंकि जनता, चलिए रमेश जी, कुल मिला के आपका ये कहना है कि अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, अनिरुद्ध जी उसका जवाब देंगे। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी ने भी कई सवाल उठाए, उसका भी मैं जवाब लूंगा। अभिमन्यु त्यागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप कंटिन्यू करें। देखिए, हम अगर ये बोलने दे तो हम बोले। जी अभिमन्यु जी। देखिए, ये चंद्रशेखर जी कहते थे कि जाति की राजनीति से ज्यादा धर्म की राजनीति ज्यादा खतरनाक। ये तो धर्म की राजनीति के साथ साथ जाति की राजनीति भी कर रहे हैं। भी चुनावी दौर में इन लोगों ने जातियों के सम्मेलन भी कराए, जो एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, जो महात्मा गद्दी पर बैठे हुए हैं। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, आप बता दीजिए। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, आप बता दीजिए। हमने क्या तो बात करते हैं आप? जो बातें देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता राहुल गांधी जैसी बातें करें। जो भगवा कपड़े, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं कि आप राहुल गांधी का लोग बचाव करते करते देश का विरोध कर। चलिए आप सुन लीजिए, बोलिए हिंदू और हिंदू जी। नहीं आप ऐसे सुनिए भाई, देखिए त्यागी जी का समय, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सेकंड त्यागी जी। देखिए, जिनका मौका है उनको बोलने दो, प्लीज बीच में मत बोलो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि जो डिबेट है वो पॉल्यूशन ना फैले। तो ये निवेदन है, आप बेशक सत्ता में हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े पहनते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। भगवान, इतनी नफरत है इनको भगवा से, जाति की बातें, सुन लो पूरी बात। उसके बाद भी जाति की बातें, धर्म की बातें, उसके बाद भी जातियों का सम्मेलन कराते हैं। उसके बाद अब ये अपना
जो प्रस्तावक ढूंढते हैं तो उसमें भी जातियां ढूंढते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो मेरी जाति है उसमें तो भगवान पैदा होते हैं। तो ये चीजें क्या दर्शाती हैं? ये चीजें दर्शाती हैं कि ये लोग, क्योंकि विकास इन लोगों ने किया नहीं है, तो धर्म और जाति को ये लोग छोड़ नहीं पा रहे। आप एक और बात देखिए, किस तरह से इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। एनसीआरबी का आंकड़ा है 60,000 मामले। इस सरकार में दलितों के खिलाफ 11,900 मामले हैं, देश में नंबर 1 रहा है। रोज बच्चों पे 20 मामले आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लखीमपुर खीरी की बात कही थी, किस तरह से नरसंहार किसानों का हुआ। इसी तरह मैं खुद गन्ना किसान हूं। मैं ठाकुर साहब को उस चीज में एक बात और जोड़ रहा हूं। सिंभावली शुगर मिल पड़ती है हापुड़ में, 2-3 साल का हम लोगों का बकाया है इस समय। इन लोगों ने वादा किया था 2017 में कि हम 14 दिन में गन्ने का बकाया देंगे। इन्होंने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो 370 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ने का दाम देंगे। आज क्या है? 350 रुपए कुंटल गन्ने का दाम। आज क्या है? 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया सरकार पर है। इन्होंने कहा था कि बिजली 3 रुपए के हिसाब से देंगे। देखो बिजली आयुष जी, हम बोल रहे हैं कि इनका भाषण ही चलता रहेगा, इनका झूठ का जवाब दें। देखिए, मैं देखो सनातन धर्म को मानने वाला, मैं आप आवारा कोई धर्म के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन आप तो गाली दे रहे हैं। आप भगवा को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। आप यही कर रहे हैं ना, बैठ के राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ। आप इतना झूठ फैला रहे हैं गन्ने किसान के। कंप्लीट। चलिए, आप अयोध्या के अंदर 4 शुगर मिले हैं और हर मिल पे 15 दिन पे भुगतान होता है, और मैं आपको प्रमाण से दिखा सकता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ आप बोलते हैं। आप बैठकर इतना झूठ बोलते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, इतना शर्म आनी चाहिए। आप चंदन टीका लगा के हिंदू धर्म को, भगवा कपड़े को, राम राज्य को, सबको आप गाली दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आपको इंडियन शुगर आप शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी, मुझे मजबूरी आपकी समझ रहा हूं मैं, राहुल गांधी को बचाव करते करते आप लोग मोदी का विरोध और योगी करते करते राष्ट्र और हिंदू धर्म का करने लग गए। आपको भगवा कपड़े से नफरत है, आपको राम राज्य से नफरत है। वाह, क्या बात है। इतना इनके अंदर केवल आप और आप बात कर रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। गन्ना किसान का 2 साल से राजस्थान आपने देखा, छत्तीसगढ़ आपने देखा, कभी आपने उस पर चर्चा की? कभी आप चर्चित उस पर नहीं कर सकते हैं। आपको दिक्कत आती है। राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, रेपिस्ट 16 लोग गैंग रेप करते हैं, आती है, और श्रीमती वाड्रा वहां नहीं जाती टूरिज्म करने के लिए। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा नहीं माफ किया जाता, वहां नहीं जाते हैं। और आप हिंदुओं को बैठ के टेलीविजन पर आप गाली देते हैं, आप राम राज्य को गाली देते हैं, भगवा को आप गंदा बोलते हैं। अरे आप वही है ना कि श्रीमती गांधी ने हिंदू आतंकवादी तक पैदा करने की बात की थी। नौजवानों पर लाठीचार्ज कराया, पुलिस ने अरे सन 84 के दंगे और देश का विभाजन आपके माथे पर कलंक है, और आपको शर्म आनी चाहिए। बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे आपकी मजबूरी समझ में आता है, आपकी मजबूरी समझ में आती है कि राहुल गांधी का बचाव करते करते आपने हिंदुओं को गाली देना, राम राज्य को गाली देना, भगवा कपड़े को गाली देना, झूठ बोलना। आप दिखाइए कौन से गन्ने की, आपके पास में कौन सी गन्ने की पर्ची ऐसी आती है जिसमें 15 दिन भुगतान। अरे शर्म करिए, ईश्वर से डरिए, ईश्वर से डरिए। और आप राम की बात करते हैं, राम के अस्तित्व का। अरे साहब, समाजवादियों से बात नहीं कर रहे थे जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले बात कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। आज किसानों की, पिछड़ों की सबकी याद आती। पिछड़ों में केवल मुलायम सिंह यादव, केवल एक ही यादव, केवल अखिलेश यादव और कोई यादव नहीं है। देश को इतना झूठ, इतना झूठ, वाह वाह वाह, शर्म आती है कि आप जैसे लोग अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं, राम राज्य को गाली। चलिए ठीक है, हिंदू मुसलमान राम और सब हो गया हो, तो अब मुद्दे पर आ जाते हैं। चलिए, हिंदू मुसलमान भगवा राम राज्य सब अगर हो गया हो तब मुद्दे पर आ जाएं। अब मुद्दे पर आते हैं। चलिए ठीक है, त्यागी साहब चलिए ठीक है, पूरा समय दे दिया। चलिए ठीक है, खूब हो गया भाई, हो गया, अब हो गया ठीक है। अब थोड़ा धैर्य रखें त्यागी साहब, ठीक है। अब देखिए, राम, हिंदू, भगवा, इन सारे विषयों का जिक्र हो गया ना, यहाँ पर हो गया। अब मुद्दे पर आ जाएं। अब मुद्दे पर आते हैं। अनिरुद्ध जी, 14 दिन के अंदर, एक सेकंड, अरे त्यागी साहब और अनिरुद्ध जी, त्यागी साहब, अनिरुद्ध जी बहुत सूट करता है, मुझे पता है। यही तो लाइन है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, बस इसी पर चुनाव लड़ना है, इसी पर चुनाव लड़ना है ना। यही तो बात अभी कही जा रही थी ना, इसी पर चुनाव लड़ना। मुद्दे की तो बात ही नहीं करनी है, मुद्दे की बात नहीं करनी, मुद्दे की बात करनी नहीं है। त्यागी जी,
हर 15 त्यागी दिन पे जी, पैसा डिस्बर्स हो रहा है त्यागी जी, आप झूठ त्यागी मत जी, बोलिए, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बात करूंगा। त्यागी जी, आप झूठ मत बोलिए, राम राज्य को गाली देने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले झूठ मत बोलिए, राम के अस्तित्व को नकारने वाले सोनिया गांधी के चमचों झूठ मत बोलो। 2 करोड़ की जमीन आपने 18.5 करोड़ अरे रुपए की राम खरीदी। राज्य का राम कर रहे हो, राम आपने का चंदे की अस्तित्व आपने रसीद निकाल दिया छपवा था ली महाराज। जब माननीय सुप्रीम राम कोर्ट का ने कहा अस्तित्व कि किसने मंदिर नकारा का था कोर्ट में, आप निर्माण बताइए। सरकार कराएगी। अरे तो आपने सर उसके आप बाद बताओ चंदा ना, क्यों राम का वसूला है? अस्तित्व किसने नकारा था आपने कोर्ट में, चंदा आप किसने बताओ ना, वसूला? राम मंदिर किसने का नकारा था निर्माण राम आप का लोग अस्तित्व करा रहे अरे हैं। नहीं भैया है? डिबेट अस्तित्व पे तो रहो, आतंकवादी प्लीज किसने डिबेट कहा पे था? रहो। हिंदुत्व को ये गाली कौन दे रहा है? सब्जी मंडी में भगवा मत को आओ गाली प्लीज। कौन दे रहा है? राम राज्य पे चर्चा, राम को गाली कौन दे रहा है? आप बताओ ना कौन से किसान मिल का बकाया है? 15 दिन के अंदर पैसा डिस्बर्स होता है। आप झूठ बोलते हो आके चैनल पे। आपकी पर्ची है ना, आप लेके आओ, आप लेके आओ पर्ची, आप गन्ने की पर्ची लेके आओ, आप कि आपका 15 दिन से ज्यादा का बकाया, आप लेके आओ, 2 साल का बकाया है। आप झूठ इतना मत बोलो, ईश्वर आपको देख रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है। आप चंदन टीका लगा के आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अरे इतना तो अरे शर्म अनिरुद्ध करिए जी, आप, राम को गाली बोल रहे हैं। चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी, काफी हो गया भाई, अब तो राम मंदिर पे खूब जिक्र कर लिया आप लोगों ने, हिंदू मुसलमान भी हो गया, राम भी हो गया, भगवा भी हो गया, सब आ गया। आप ये बताइए अनिरुद्ध जी, सबका पेमेंट हो गया ना? किसानों का 1-1 रुपया आपने पेमेंट कर दिया? क्योंकि 14 बिल्कुल कर रहे हैं, हर 15 दिन पे गन्ने का पैसा आयुष जी जाता है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो किसान झूठ बोल रहा है। आंकड़े पेश कर रहे हैं आप यहाँ। अरे कौन सी मिल है जो 15 दिन में दे रही है, हमें तो बताओ। अपनी गन्ने की पर्ची। अरे अनिरुद्ध भाई कौन सी मिल है, कौन सी मिल है ऐसी जो 15 दिन में दे अरे रही साहब है? हम भी गन्ने खेती करते हैं, नहीं, हमारे कौन यहाँ सी भी मिल गन्ने है? खेती होती है। हमें बताओ कौन सी मिल ऐसी है जो 15 दिन में भुगतान कर रही है? अरे साहब आप रौजा गांव लीजिए, मैं बता रहा हूँ अयोध्या में मेरी दो मिलों पे मेरे गन्ने जाते हैं, मसौदा मिल पे, रौजा गांव पे, सबका पैसा आता है। अयोध्या में कितना बकाया पता है आपको भी? बड़ी बड़ी मिलों की आप ये बताइए कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं महाराज, ये बताएं कि कौन सी मिल का 15 दिन से ज्यादा का बकाया है? नहीं, हर जगह बकाया है। लखीमपुर में 16 मिलें हैं, 16 मिलें सब। ठीक है अनिरुद्ध जी, अब भाई सुनिए ना, देखिए आपने सवाल खड़ा किया, सुनिए अभी देखिए एक मिल का नाम आता है, एक मिल का नाम आ रहा है ना अनिरुद्ध जी, सुन लीजिए, अब सुनिए कौन सा बकाया है आप बताइए। लखीमपुर में? ठीक है चलिए अनिरुद्ध जी, अब सुनिए भाई, सुनना भी तो आप ही सीखिए। अनिरुद्ध जी आप भी सुनिए, आपने बता दिया, आपने सवाल पूछ लिया ना, कौन सी मिल है, कौन सी मिल है, कौन सी मिल है, आपने पूछा ना, पूछा आपने पूछा कौन सी मिल है। अब नाम सुनिए भाई, धैर्य रखिए, अधीर क्यों हो रहा है भाई, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। रमेश ठाकुर जी। नहीं आयुष जी, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है ना। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं ना, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, मुझे बताए, सुन ही नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं, अब आप नहीं सुन रहे। अनिरुद्ध जी सुनिए, सुनिए पहले सुनिए। रमेश जी पहले 1 सेकंड, अरे त्यागी जी, भाई त्यागी जी, ठीक है त्यागी जी 1 सेकंड, अरे सारा समय ले लेंगे क्या आप ही लोग? और लोग भी हैं। रमेश ठाकुर जी। ठीक, मैं पे एक ही सवाल कर रहा था, मैं आपके बोलने से पहले, या आप ही बोलो, बताओ सवाल करो। नहीं रमेश ठाकुर जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मील का नाम भाई हमको बताइए, ऐसी कौन सी मील है जो 15 दिन के अलावा ज्यादा पेमेंट को रोक रही है? मुझे लग रहा है आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वही जरा नाम बताइए। देखिए मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट रुको। अरे अनिरुद्ध जी सुनिए, 1 मिनट रुको। देखिएगा, लखीमपुर जो है मेरा जिला पीलीभीत है, जो पीलीभीत में भी गन्ना होता है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा गन्ना लखीमपुर जिले में होता है। यहाँ पे 15-16 मिलें हैं, और सबसे बड़ी मिल है बजाज शुगर मिल। बजाज शुगर मिल ने पिछले 1.5 साल का 2 साल के जो भुगतान था पुराना वो करा है। 2 साल से अब तक का जो गन्ना गया है उसका भुगतान नहीं हो पाया है। रमेश जी आप ये गांव का नाम डालिए ना, कौन सी ग्राम सभा किसका नाम डालिए भाई, हम भी गन्ने खेती करते हैं, अच्छी खासी खेती होती है, हर 15 दिन में पेमेंट आता है, सबका पेमेंट आता है, सबका पेमेंट आ रहा है। मुझे लग रहा है, बात कर रहे हैं आप, डालिए ना, ऑनलाइन चेक करिए ना। नहीं गलत डिबेट मत करिए, ऑनलाइन चेक मुझे लग रहा है, ऑनलाइन चेक करिए। नहीं साहब ऑनलाइन चेक करिए इस चीज का। देखिए मुझे लग रहा है, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पेमेंट हर 15 दिन में हो रहा है। ये गलत आपको नहीं पता, आपको पता नहीं, आप अभी आयु, आप सरासर झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता है आपको, आपको पता ही नहीं है। मुझे लग रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए व्यक्ति, आपको कुछ नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता है आपको। आपको संन्यास लेना पड़ेगा राजनीति से, मैं आपको अगर दिखा दूं तो। आपको कुछ नहीं पता है भाई साहब, झूठ बोले जा रहे हैं। गन्ना किसान डेली मिलों के बाहर खड़ा हुआ है, बैंकों के बाहर खड़ा हुआ है, आप कह रहे हो पैसा मिल गया, क्या बात कर रहे हो? आप जर्नलिस्ट को आप भेजिए, ऑनलाइन चेक कर ले। मैं कह रहा हूं कि मैं चेक कर देता हूं अपना अकाउंट, वो क्या कहते हैं, गांव का नाम बताइए कौन सा मिल में आता है।
वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अरे तो बता तो नहीं भैया, लखीमपुर के अंदर बजाज शुगर फैक्ट्री का नाम भी ले रहे हैं वो कि उनको पेमेंट नहीं मिला है। अब उनको मिल गया होगा पेमेंट, तो क्यों झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ करके कि उनको पेमेंट मिला है। अभी चेक करिए, हमारा खुद का बॉन्ड है, सिंबाब्वे शुगर में वो त्यागी जी, चलिए मैं, अरे अनिरुद्ध जी, अगर पैसा मिल गया होगा, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, चलिए ठीक है त्यागी जी, तो चलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि हो सकता है कि वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए बात कह रहा हूँ। भाई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अगर भाई उनको पेमेंट नहीं मिला तो कम से कम उतना तो भरोसा रखिए आप। मैसेज नहीं, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना अनिरुद्ध जी, आप चेक करो, आप लाइव में चेक करो। आप, मैं तो कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं। आप सबको झूठा बता रहे हो ना, आप सबको झूठा बता रहे हो। आप ऑनलाइन चेक कर लो। केवल आप लोग झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए किसान। आप झूठे हैं, आप तो चंदन लगा के हिंदुओं को गाली देते हैं, उन व्यक्तियों को आप सम्मान करते हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई गाली नहीं दी आज त्यागी जी ने गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। आप लोगों की पोल खुल गई ना, समय से आप पोल खुल गई ना इसी गन्ने के बिल पे। आप ऑनलाइन चेक करो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? देख लीजिए, आप डंके को चोट पे चेक करो, इस बात को तो मैं मान नहीं सकता। वो कोर्ट गए हैं इसीलिए। कोई कोर्ट नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप चेक करो ना अरे ऑनलाइन। आपको कुछ जानकारी नहीं है। अरे आपको जानकारी नहीं, आपको पता ही नहीं कौन सी वेबसाइट है जिसपे पेमेंट का डिटेल होता है। आपको यही नहीं पता है जिसपे गन्ने के सट्टे का डिटेल होता है और पर्ची का डिटेल होता है। आपको पता ही नहीं, आप पढ़ के नहीं आते। चलिए अनिरुद्ध जी आप सुनिए, अनिरुद्ध जी सुन लीजिए भाई, ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। अब ऑनलाइन सारे लोग चेक करेंगे, सब चेक करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, यूपी पे सब ऑनलाइन चेक करेंगे। सबको पैसा आ गया अकाउंट में, मेरा मैसेज भी आ गया भाई अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है चलिए, ठीक है सबके अकाउंट में आ गया पैसा भाई, ठीक है। रमेश ठाकुर जी, अरे ठीक है अनिरुद्ध जी, हो गया। डॉक्टर रमेश ठाकुर। आयुष जी मैं बस ये पूछना चाह रहा था अनुरुद्ध जी, एक लखीमपुर जिले में पलिया तहसील है, उसमें एक गांव है, कस्बा है, भीरा खीरी इसको बोलते हैं, जिसका 3,900 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। आप गोलमोल का जवाब मत दीजिए मान्यवर, आप ये बताइए पोर्टल पे जाइए, पर्टिकुलर किसान का नाम, गांव का नाम डालिए, अगर पेमेंट मिली है तो बताइए, तो नहीं मिली चले जाओ ना, मैंने बता दिया। आयुष जी को बताओ, आयुष जी को बताओ, पांडे जी को बताओ, मैंने नाम बता दिया ना। अरे मैंने नाम बता दिया, अरे मैंने नाम बता दिया। करो ना, 3,000 करोड़ आप करो ना, हम क्यों करेंगे? मेंबर है आप की जमात के मेंबर हैं। 3,000 करोड़ किसी किसान का बकाया होता है? क्या बात कर दिया पोर्टल करो। अरे मील का बता रहे हैं भाई, अरे मैं कह रहा हूं, अरे उस मील का बता रहे हैं कि वहां पर इतना पेमेंट बकाया है। एक किसान का नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं उस मील का बकाया है भी इतना। नहीं, ये गोलमोल जवाब ने किसान का बताएं, यहाँ किसान की बात हो रही है, मील की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप एकदम ही सिरे से डिनाई कर दें किसी चीज को तो उसका क्या इलाज है भाई। चलिए के बीच में बकाया पैसा, ये झूठ क्यों बोलते हैं? आपको पोर्टल नहीं पता, उस पोर्टल पे आप चलिए कीर्ति निधि पांडे जी, चलिए ठीक है, चलिए अनिरुद्ध जी, अब कीर्ति निधि पांडे जी। अरे हमारा खुद का पैसा है, कोई ब्याज तक नहीं मिलता है। अरे साहब अगर आप पढ़े लिखे बच्चे, आप पोर्टल पे जाके चेक कर लो आपका पैसा अगर बता। ठीक है चलिए, अब कीर्ति निधि पांडे जी, ठीक है त्यागी जी थोड़ा शांत हो जाए भाई, समाजवादी पार्टी को बोलने दें। ठीक है 1 सेकंड, एक पैसे का अपडेट रहता है। सरकार को हलफनामा देना पड़ा, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है कीर्ति निधि पांडे। क्या हलफनामा 2017 से 2022 का आप चेक कर लीजिए, अगर एक पैसा बकाया निकल जाए, हर 15 दिन में पैसा आ रहा है। साहब झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ ना, उस पोर्टल पे जाके चेक करके बता दो। चलिए अभिमन्यु जी भाई, अगर आपका पैसा भाई दिखाइए और उनको पर्ची दिखा दीजिए, पर्ची दिखा दीजिए भाई, उनको अकाउंट नंबर बता दीजिए, बताइए कौन सी मिल में आपका गन्ना जाता है जहां आपका पैसा फंसा हुआ है। उस पोर्टल पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर गन्ने मिल का नाम, ग्राम सभा का नाम, किसान का खाता नंबर वो आता, फिर उसके बाद आता है कब का सट्टा, कितने पर्ची, कब का कितना तौल हुआ, सप्लाई किट आता, उसके नीचे लिखा होता है इतने दिन में पेमेंट हुआ, मैसेज आता है। आप क्यों गुमराह करते हो? अरे गन्ने का पेमेंट आप उसको गुमराह करो जिसको ज्ञान ना हो। आपको कुछ जानकारी नहीं है। क्या किसी गन्ना किसान का बकाया नहीं है? आप जो बता रहे हो मिल की पर्ची का सिस्टम है। अरे आपको पता ही नहीं महाराज, उसमें गन्ने का पर्ची का पैसा भी लिखा होता है, कितना तौल हुआ, पर्ची का पैसा है, आपको पता ही नहीं इसका मतलब। अरे आप डिबेट कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली देने। चलिए कीर्ति निधि पांडे जी, ठीक है कीर्ति निधि पांडे। आयुष जी 1 मिनट, आयुष जी सर 1 सेकंड, पहले कीर्ति निधि पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कीर्ति निधि पांडे, मुझे किसी गन्ना किसान ने मैसेज करा है लखीमपुर से, उनका नाम है ओमकार सिंह, उनका 8,09,080 रुपए बकाया है। ओमकार सिंह और बल्दियत तिलक सिंह, नोट कर लो।
चलिए, अभी मुझे मैसेज किसी ने करा है लखीमपुर से। अब अनिरुद्ध जी है नहीं हमारे साथ, कहाँ गए? अनिरुद्ध जी से कहाँ गए? संपर्क मेरा टूट गया, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कीर्ति जी, बुलाओ बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, आयुष जी, प्लीज उनको बुलाओ बुलाओ डिबेट बुलाओ तभी चालू होगी अब ये। बोलो। आयुष जी, अरे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अरे ठीक है भाई त्यागी जी, थोड़ा सा धैर्य रख लें, थोड़ा धैर्य रखें, कुछ तकनीकी समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आपने कहा और यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे, थोड़ा तकनीकी समस्या समझे पहले। कीर्ति निधि पांडे जी, कीर्ति निधि पांडे जी, पांडे जी बहुत झूठ बोल रहे थे, बहुत पैसा बकाया हुआ है गन्ना का। भारतीय जनता पार्टी झूठ और मक्कारी है, ये झूठ बोलने के माहिर लोग। अब ऐसा नहीं आएगा, बड़ा आपको बड़ा है 16,000 करोड़ रुपया बकाया पड़ रहा है ना पे, और लगातार किसान उसके लिए आंदोलन करता रहा। 14 दिन में भुगतान की बात करते रहे, लेकिन आज तक भुगतान नहीं कर पाए। और जिस तरीके से गन्ना किसानों के साथ अन्याय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई सरकार ने, जिस तरीके से 14 महीने सड़कों पर आंदोलन करता रहा, 750 किसान शहीद हो गए, और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों पे चलिए, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी 14 दिन में अगर आप भी भुगतान करते होते तो मुझे लगता है ये एक समस्या होती ही नहीं प्रदेश के अंदर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल तो बनता है, आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।